गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। विद्या शक्ति के विज्ञान के क्लास में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे जीवों में श्वसन के बारे में, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में। हमने बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। आज भी हम बहुत सारी जानकारियों को प्राप्त करेंगे। उससे पहले हर रोज की तरह आज के विचार की तरफ चलते हैं। देखते हैं आज का विचार क्या है। तो बच्चों आज का विचार है, अवसर की प्रतीक्षा मत पर मत बैठो। ठीक है, अवसर की प्रतीक्षा करके मत बैठो। आज का अवसर ही सबसे अच्छा है। तो आप ये कभी मत सोचना कि अच्छा अवसर आएगा। कोई भी अवसर आपके सामने आता है तो आप उसको पूरी तरह से करने का प्रयास कीजिए। अपने पूरी मेहनत के साथ करने का प्रयास कीजिए। ये मत सोच के बैठिए कि इससे भी अच्छा अवसर आएगा और उस अवसर पर मैं करूंगा या उस अवसर पर मैं करूंगी या उस अवसर पर मैं मेहनत करूंगा, अभी का अवसर छोड़ दो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो आपके सामने अवसर है आप उसी पर अपना पूरा जी जान लगाकर मेहनत कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। तो इसीलिए कहा है, अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। आज का अवसर ही सबसे अच्छा है। तो इसी एक विचार के साथ आज की कक्षा को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, है ना। मानव में श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। और साथ साथ में हमने ये भी पढ़ा है कि हम जो है श्वास कैसे लेते हैं। हम श्वास कैसे लेते हैं। तो आई होप आप सबको याद होगा हमने क्या क्या पढ़ाई की थी पिछली क्लास में। चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो बच्चों हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हम जो है श्वास को कैसे लेते हैं। हाउ डू वी ब्रीथ, है ना। तो हम अपने नथुनों से नासा द्वार से जो है वायु को अंदर लेते हैं। यानी कि हम अपने नथुनों द्वारा, नासा द्वार द्वारा क्या करते हैं, ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतःश्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नथुनों से नासा गुहा में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? हमारे नथनों से नासा गुहा में चली जाती है। फिर नासा गुहा से होकर ये कहाँ जाती है बच्चों? नासा गुहा से ये वायु जो है श्वास नली की ओर जाती है। कहाँ जाती है? श्वास नली की ओर जाती है। और फेफड़े जो है वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। ठीक है, कहाँ चली जाती है? हमारे श्वास नली से होकर फेफड़ों में जाती है। और फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? हमारे वक्ष स्थल पर स्थित होते हैं। अब वक्ष गुहा का कैसे होती है बच्चों? किससे घिरी होती है? हमारी पसलियों से घिरी होती है। यानी कि हमारे रिब्स जो होते हैं उनसे घिरी होती है। ये एक प्रोटेक्शन भी है लंग्स के लिए। अब देखो, एक बड़ी सी पेशीय परत होती है जिसे हम डायफ्रम या मध्यपट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? डायफ्रम या मध्यपट कहते हैं। जो क्या करता है? वक्ष गुहा को आदान प्रदान करता है। क्या करता है? आदान प्रदान करता है। यानी कि उसको एक बेस जो है, यानी कि उसका एक सपोर्ट जो है वो प्रदान करता है। अब श्वसन में डायफ्रम और पसलियों के बने पिंजर की गति जो होती है बहुत ज्यादा, उसका उनका रोल बहुत ज्यादा है उसमें। अंतःश्वसन के समय क्या होता है? पसलियां ऊपर की ओर गति करती है और डायफ्रम नीचे की ओर गति करता है। और यह गति जो है हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है। और फेफड़ों में क्या हो जाता है? वायु जो है भर जाता है। ठीक है, इसी को हम अंतःश्वसन कहते हैं। अब उच्च श्वसन के समय क्या होता है? हमारी पसलियां जो है नीचे और अंदर की तरफ जाती है, जबकि डायफ्रम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। अब इससे क्या हो जाता है? वक्ष गुहा का जो आयतन होता है कम होता है और इसी कारण जो है हम हमारे फेफड़े क्या हो जाते हैं? हमारे फेफड़ों में से क्या होता है बच्चों? वायु जो है निकल जाती है। यही बात की थी हमने पिछले क्लास में कि हम श्वास को कैसे लेते हैं। अब बच्चों, हमारी श्वास के लिए, हमारे बेहतर श्वास के लिए, हमारे बेहतर जीवन के लिए, हमारे लिए श्वास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो बेहतर जीवन के लिए श्वास, बेहतर जीवन के लिए
श्वास। तो अगर आप श्वास नहीं लेंगे तो क्या होगा, हम जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं चलती है, उन सभी के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? बिल्कुल सही, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में अच्छी तरह से आएगा, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, हमारे हमारी जो जितने भी हमारे शरीर की जो प्रक्रियाएं हैं वो सुगम रूप से चल पाएंगी, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे श्वास को या हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको बढ़ाने के लिए, या फिर हमारे लंग्स को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो बच्चों, नियमित परंपरागत श्वसन व्यायाम। आप में से कितने लोग इस तरह के व्यायाम करते हैं बेटा? एक श्वसन व्यायाम, ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है, जिसे हम कहते हैं प्राणायाम। क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम प्राणायाम कहते हैं, ठीक है। अब प्राणायाम से हमारे फेफड़ों में वायु को अंदर लेने की क्षमता जो है वो बढ़ाता है। यानी कि हम आराम से बैठकर, ठीक है, जहां पर भी आपको कंफर्टेबल लगे वहां पर बैठकर खुली हवा में क्या कर सकते हो, गहरी सांस को लेकर फिर आप उस सांस को धीरे धीरे करके बाहर निकालिए। तो यह एक बहुत ही नियमित परंपरागत श्वसन व्यायाम है, जिसको प्राणायाम कहा जाता है। और इसके गुण क्या है बच्चों? ये हमारे फेफड़ों में वायु को अंदर लेने की जो क्षमता होती है वो बढ़ाती है। कोशिका कोशिकाएं जो होती है, जो सेल्स होते हैं, उनको ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। और इसका फलस्वरूप क्या होता है, हमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है हमारे शरीर में, है कि नहीं? क्योंकि हमारे शरीर में जितना ऑक्सीजन आएगा, उतने हमारे जो सेल्स है, जो कोशिकाएं हैं, उनका कार्य जो है पूरी अच्छी तरह से चलेगा। और उससे क्या होगा बच्चों? उससे हमारे शरीर को बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। तो आज से सभी बच्चे इसका प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, प्राणायाम का। आप सुबह क्या कर सकते हो, उठते ही आप इसको कर सकते हो, शाम को भी इसको कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो आपके जो फेफड़े हैं वो काफी हेल्दी होंगे, और आपका ऑक्सीजन का जो स्तर होता है शरीर में वो भी बढ़ जाएगा। ओके। अब बच्चों, एक बात है कि हम जो श्वास को अंदर लेते हैं, यानी कि अंतःश्वसित वायु होती है और जो उच्च श्वसित वायु होती है, उसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कितनी होती है आप जानते हैं? और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, उसकी मात्रा कितनी होती है, उसकी परसेंटाइल कितनी होती है, जानते हैं आप लोग? चलिए हम आपको बताते हैं। तो हमारी जो अंतःश्वसित वायु होती है, ठीक है, अंतःश्वसित वायु, हमारी अंतश्वसित वायु में जो ऑक्सीजन होते हैं ना बच्चे, ये यहां पर मैंने ऐसे फेफड़ा करके बना दिया, लंग्स हमारे, हमारे जो फेफड़े होते हैं, ठीक है। तो हमारे फेफड़ों में जो वायु होती है, ऑक्सीजन होती है, अंतश्वसित वायु होती है, उसमें ऑक्सीजन का लेवल होता है बच्चों 21%, ठीक है। 21% जो होता है ऑक्सीजन होता है, क्या होता है? 21%। 21% ऑक्सीजन होता है, यानी कि 21% जो है ऑक्सीजन होता है। अब जो है, जो बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि अंतःश्वसित वायु में हम सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं लेते, कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर चला जाता है, ठीक है। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.04% होती है, ठीक है। तो ये कितनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 0.04% होती है, ठीक है। अब जो है उच्च श्वसित वायु में, अब यहां पे लिखती हूं मैं, उच्च श्वसित वायु में, यानी कि हम जिस वायु को बाहर छोड़ते हैं, है ना, उच्छ्वसित वायु। तो उसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है बेटा? ज्यादातर ऑक्सीजन तो हमारे शरीर के कोशिकाएं ले लेती हैं। फिर जो बाहर छोड़ा जाता है उसमें कितना होता है? ऑक्सीजन का दर जो होता है वो होता है 16.4% ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? यहाँ पे आप
देख सकते हैं 4.4%, 4.4% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये बात याद रखिए, हमारी जो अंतःश्वसित वायु होती है उसमें हम जो अंदर लेते हैं उस समय हमारे ऑक्सीजन के साथ साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे शरीर में आता है। तो उस समय हमारे शरीर में कितने परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अंदर आता है बच्चों? 21% ऑफ ऑक्सीजन एंड 0.04% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और उच्च स्थित वायु में 16.4% ऑफ ऑक्सीजन एंड 4.4% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो हम केवल मनुष्य ही श्वास लेते हैं क्या? नहीं ना। आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ हम लोग ही श्वास लेते हैं? नहीं, अन्य जंतुओं में भी उनकी जो श्वसन करने के जो तरीके होते हैं, उनके श्वसन अंग होते हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं अन्य जंतुओं में श्वसन। अन्य जंतुओं में श्वसन। ठीक है, दूसरे जीवों में किस प्रकार से श्वसन होता है इसको भी जरा देख के आते हैं। तो केवल मनुष्य ही नहीं, जितने भी सजीव हैं उन सभी में क्या होता है? रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है ना, ब्रीदिंग का प्रोसेस चलता है। तो अन्य जंतुओं में श्वसन, ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स। चलिए, तो बेटा हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प और पक्षियां आदि जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्यों की भांति क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं। यानी कि ये जो अभी जीवों के जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, ये जीवों में जो है, और भी एग्जाम्पल्स है, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ही आपको यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, पक्षियों में ऐसे जीवों में क्या होता है? हमारी ही भांति, मनुष्यों की ही भांति वक्ष गुहाओं में, यानी कि उनकी जो थोरैसिक कैविटी है या उनकी जो चेस्ट कैविटी है उसमें क्या होते हैं? हमारी तरह फेफड़े होते हैं या लंग्स होते हैं। तो उनका जो श्वसन होता है वो लंग्स के द्वारा होता है। अब देखिए बेटा, आपने इस जीव को तो देखा ही होगा, क्या है ये? कॉकरोच है ना। तो ये जो कॉकरोच है, ये इनका जो शरीर, इनके इसमें श्वसन कैसा होता है? इनके इसमें लंग्स तो होता नहीं, इनके शरीर में लंग्स होता नहीं है। तो ये कैसे सांस लेते हैं? कॉकरोच के शरीर में उसके की जो पार्श्व भाग है, यानी कि जो आउटर साइड्स होती है, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं वहां पर? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, ये जो छिद्र होते हैं, अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनमें भी क्या होता है? इस प्रकार के छिद्र होते हैं। अब इन छिद्रों को क्या कहा जाता है? इन छिद्रों को हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम? बिल्कुल सही, उनको हम श्वास रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में स्पायरेकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम? स्पायरेकल्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे बाहरी भागों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनके द्वारा वे क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान करते हैं, रेस्पिरेशन में इनकी सहायता करती है, और इसको हम कहते हैं श्वास रंध्र, रंध्र अथवा स्पायरेकल्स। अब देखो, कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जो जाल बिछा होता है, ऐसे वायु नलियां छोटे छोटे से उनके शरीर में होती है। ठीक है, यानी कि नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स होते हैं, यानी कि वायु नलियां होती है, श्वास प्रणाल अथवा वातक कहलाते हैं। तो बेटा नलियां भी होती हैं, तो नलियों के द्वारा ही तो क्या करेंगे, वो जो है श्वास अंदर आता है। जैसे कि हमारी श्वास नलिका होती है, उससे हम लोग हमारे लंग्स में आती है ना। तो उसी प्रकार उनके शरीर में भी क्या होती है? वायु नलियां होती है। एक नेटवर्क सा बिछा, एक जाल सा बिछा होता है, उसी को हम श्वास प्रणाल अथवा वातक कहते हैं, और अंग्रेजी में ट्रकिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको? हम ट्रकिया कहते हैं। ठीक है, श्वास नली को जो कीटों में होती है उनको हम श्वास प्रणाल अथवा ट्रकिया कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई सभी को? तो ये बात हमने की किसकी? कॉकरोच के बारे में बात की। चलिए, अब अन्य जीव, और भी बहुत सारे जीव है ना, तो उनके भी बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो एक मिनट।
तो अब हम बात करते हैं केचुए और मेंढक की। तो बच्चों, आप सबने केंचुए और मेंढक को देखा होगा, है ना? तो अभी केचुए जो होते हैं, अगर आपने केचुओं को देखा है, तो केचुए जो होते हैं उनका अगर शरीर आप देखें तो बहुत ही स्लिपरी सा होता है। उनका बाहरी जो त्वचा होती है बहुत मॉइस्ट होती है ना, ऐसे नमी सी दिखाई पड़ती है। तो केचुए जो होते हैं उनके शरीर में जो है उनका श्वसन तंत्र कैसा होता है? उनका जो श्वसन होता है वो त्वचा द्वारा होती है। उनका जो बाहरी जो स्किन होता है उसके द्वारा जो है गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है? तो केंचुए जो है यानी कि अर्थवॉर्म्स जो होते हैं वो अपनी त्वचा से क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। अब केचुओं का जो त्वचा होती है, स्पर्श करने, जैसे मैंने अभी आपको बताया, स्पर्श करने पर कैसा होता है बेटा? आर्द्र होता है, यानी कि मॉइस्ट रहता है उनका जो बाहरी भाग होता है। और श्लेष्मीय, श्लेष्मीय यानी कि ऐसे एकदम से चिपचिपा सा, है ना, स्लाइमी सा होता है उनका। तो इसमें जो है गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। बहुत ही आसानी से जो है ऑक्सीजन जो है अंदर आता है, CO2 बाहर को निकल जाता है। तो केचुए का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम? जी हाँ, बिल्कुल कहा आपने, उनकी त्वचा होती है, स्किन द्वारा होती है। अब मेंढक की बात करें। मेंढक जो है मनुष्य के भांति, अब देखो मेंढक की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि मेंढक जो होते हैं ना, आपको पता है मेंढक की एक इंटरेस्टिंग बात तो आपको ये पता है कि वे एम्फीबियंस होते हैं, है ना? वे जल में भी और क्या कर सकते हैं, लैंड में भी आराम से जी सकते हैं, है कि नहीं? जी हाँ, ये तो आपको पता है, आप बचपन से सीखते आ रहे हो इसको। तो मेंढक जो है वो, उनमें दो प्रकार के श्वसनांग होते हैं। कैसे? दो प्रकार के। कैसे? देखो, उनमें फेफड़े भी होते हैं मनुष्य के तरह, और साथ साथ में त्वचा से भी वे श्वसन करते हैं। फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं, त्वचा से भी श्वसन करते हैं, जो आर्द्र और श्लेष्मीय होता है। उनकी त्वचा भी अगर आप देखें तो ऐसे मॉइस्ट रहता है हमेशा, और ऐसे स्लिपरी स्लाइमी सा होता है ना? तो वे क्या कर सकते हैं? फेफड़ों से भी सांस ले सकते हैं। देखो, जब बाहर पानी के बाहर वे होते हैं तो फेफड़ों से सांस लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं। और जब वे पानी के अंदर होते हैं तो वे अपने किससे सांस को लेते हैं बेटा? बिल्कुल सही, उनकी त्वचा द्वारा उनका श्वसन होता है, ठीक है? चलिए, तो हमने अभी केंचुए के बारे में बात की, और किसके बारे में बात किया बेटा? मेंढकों के बारे में बात किया। चलिए, अब पानी में जो जीव रहते हैं उनमें श्वसन कैसे होता है? पानी के जो जीव होते हैं उनमें श्वसन कैसा होता है बेटा? आप जानते हो पानी में श्वसन कैसा होता है? आपने मछली देखी है, तो मछली को अगर देखी है आपने, तो मछलियों में श्वसन कैसे हो सकता है? क्या उनके अंग हो सकते हैं जिससे कि वो श्वास लेते हैं? तो मछलियों में जो है क्लोम या गिल पाए जाते हैं, ठीक है? उनके जो सर का जो भाग है उसको ओपर्कुलम कहते हैं। उसको जरा आप ऊपर को उठाकर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें छोटे छोटे से कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। हाँ, उनको हम कहते हैं क्लोम। क्या कहते हैं उसको हम? क्लोम या गिल्स कहते हैं उनको, ठीक है? यहां पे आप देख सकते हैं इस तरह से। तो क्लोम जो है क्या करता है? जल में घुली ऑक्सीजन, बेटा वो लोग तो हमारी तरह से एकदम से वातावरण से ऑक्सीजन नहीं ले सकते। तो जो जीव जंतु पानी में रहते हैं उनको ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होता है? ऑक्सीजन जो है पानी में घुलता है, वाटर में डिसॉल्व होता है, तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो लोग लेते हैं, ठीक है? तो क्लोम क्या किस में सहायता करता है, या गिल्स की किस में सहायता करता है? क्लोम जो है जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करता है, ठीक है? तो क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। उनकी जो सर होता है दोनों भागों में, वो इस तरह से एक ओपनिंग होती है, उसके अंदर जो है क्लोम होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो क्लोम में जो है रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है। रक्त वाहिनी यानी कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो गैस विनिमय में सहायता करते हैं, ठीक है? यानी कि गैस का आदान प्रदान करने में सहायता करते हैं। इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई बेटा? तो हमने देखा केचुए में कैसा श्वसन होता है, मेंढक में कैसा होता है, पानी में जो जीव होते हैं, जो जल जीव एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें कैसे श्वसन होता है। चलिए, अब जो है हम बात करते हैं प्लांट्स की, पौधों की बात करते हैं। तो बेटा,
पौधे क्या हमारी तरह श्वास श्वास लेते हैं, श्वसन करते हैं? बताइए। नहीं नहीं, फोटोसिंथेसिस अलग बात है, रेस्पिरेशन अलग बात है। ठीक है, ये दोनों प्रक्रियाएं जो है पौधों में होता है। पौधों में श्वसन भी होता है, प्रकाश संश्लेषण भी होता है। तो जैसे पौधों में श्वसन जो होता है बिल्कुल हमारी तरह होता है। कैसे? देखो, पौधों में गैसीय विनिमय जो होता है सभी जीवों के समान होते हैं। जैसे चाहे वो पौधे हो चाहे जानवर हो, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ऑक्सीजन का उपयोग होता है। ठीक है, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को तो पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। वो सिर्फ होता है प्रकाश संश्लेषण में। श्वसन के दौरान वो लोग क्या करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही, वो अंदर को क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो पौधों में श्वसन के लिए विशिष्ट अंग उपस्थित होते हैं। ठीक है, वो कैसे होता है, क्या होता है आप जानते हैं ना? स्टोमेटा कहते हैं हम उसको, रंध्र कहते हैं। तो पौधों के पत्तियों के सतह पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, उनको हम रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्ण रंध्र कहते हैं, रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और इन्हीं ओपनिंग्स के द्वारा जो है इनके अंदर, पौधों के अंदर जो है, पत्तियों के पीछे, पत्तियों के नीचे जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हीं से ये क्या लेते हैं? श्वास, यानी कि इनका जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो होता है। ठीक है, इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई है? आगे चल सकते हैं हम लोग। चलिए, तो हमने आज बात की अन्य जंतुओं में, अन्य जंतुओं में श्वसन। ठीक है, तो सभी जो जीव जंतु होते हैं उन सभी में जो है श्वसन की प्रक्रिया चलती है, उनके लिए विशिष्ट अंग भी होते हैं। चलिए, अब हमारा समय हो चुका है आज के एमसीक्यू का, तो आगे बढ़ते हैं। आपके लिए क्वेश्चंस है, बच्चों क्वेश्चंस को पढ़िए और आंसर्स लिखिए अपने। तो पहला प्रश्न है हमारा, कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह कौन सी दर कहलाती है? जन्म दर, सॉरी, जन्म दर, मृत्यु दर, श्वसन दर या पाचन दर? कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी श्वसन करता है उसको हम कौन सा दर कहते हैं? जन्म दर, मृत्यु दर, श्वसन दर या पाचन दर? अगला प्रश्न है, प्रश्न 2, अंतःश्वसन क्या है? अंतःश्वसन क्या है? ऑक्सीजन में से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर आना, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु का शरीर से बाहर निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु का शरीर के अंदर आना, या नाइट्रोजन से समृद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालना? ठीक है, तो ये ऑप्शंस है आपके लिए। ओके, लिखिए। तीसरा है, नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर किसमें प्रवेश करती है? नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर किसमें प्रवेश करती है? फेफड़ों में, पसलियों में, डायफ्राम में या वक्ष में? चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। शेर, गाय, भैंस आदि जीवों में श्वसन किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा, फेफड़े द्वारा, गिलफड़ों द्वारा, उपरोक्त कोई नहीं? शेर, गाय, भैंस आदि जीवों में श्वसन जो है वो किस प्रकार होता है, किसके द्वारा होता है? पांचवा है, कौन सी पेशीय परत वक्ष गुहा को आधार प्रदान करता है? कौन सी पेशीय परत, वो कौन सा मस्कुलर जो है वो लेयर है या सिस्टम है जो क्या करता है, थोरैसिक चेस्ट कैविटी को क्या करता है, सपोर्ट देता है? उदर, डायफ्राम, पसलियां या मांसपेशियां? कौन सी पेशीय परत वक्ष गुहा को आधार प्रदान करता है? आगे चलते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। केंचुए में गैसों का आदान प्रदान होता है किसके द्वारा? ठीक है, किसके द्वारा होता है? फेफड़ों द्वारा, क्लोम द्वारा, त्वचा द्वारा या श्वास नली द्वारा? कैसे होता है? अगला सातवां है, मछलियां किसके द्वारा श्वास लेती है? मछलियां किसके द्वारा श्वास लेती हैं? क्लोम, त्वचा, फेफड़े या वातक? मछलियां किसके द्वारा श्वास लेते हैं? आठवां है, कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग के
में छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? कॉकरोच के शरीर के जो पार्श्व भाग होते हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रंध्र, श्वास रंध्र, वातक या गुहा? इसमें से कॉकरोच की जो शरीर का जो छोटे छोटे भाग है, वो उसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वे क्या कहलाते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। जीव की प्रत्येक कोशिका, जीव की यानी कि सजीवों की जो प्रत्येक कोशिका होती है, वो कौन कौन कार्यों को संपादित करने की भूमिका निभाती है? कौन कौन से कार्य जो है हमारे शरीर की कोशिकाएं करती है? पोषण, परिवहन, जनन, उपरोक्त सभी। जीव की प्रत्येक कोशिका निम्न में से कौन कौन से कार्यों को संपादित करने की भूमिका निभाती है? चलिए हमारा आखिरी प्रश्न है, पौधों की पत्तियों में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए क्या पाए जाते हैं? ठीक है, क्या पाए जाते हैं? तो उनके विनिमय के लिए और गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या पाए जाते हैं? रंध्र, वात रंध्र, क्लोम या फेफड़े? रंध्र, वात रंध्र, क्लोम या फेफड़े? चलिए हो गया। चलिए अब हम लोग आंसर्स देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, 1 मिनट में जितनी बार श्वास लेता है या श्वसन करता है उसको हम कहते हैं श्वसन दर, है ना? उसको हम कहते हैं श्वसन दर, या क्या कहते हैं उसको? ब्रीथिंग रेट कहते हैं, रेस्पिरेटरी रेट या ब्रीथिंग रेट कहते हैं। अंतःश्वसन क्या होता है? सभी जानते हो, आप अच्छी तरह से सीख गए हो। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु का अंदर आना या अंदर लेने को ही हम अंतःश्वसन कहते हैं। अगला है, नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर किस में प्रवेश करती है? कहाँ को प्रवेश करती है बच्चों? फेफड़ों में, है ना? लंग्स में प्रवेश करती है। चौथा प्रश्न है, शेर, गाय, भैंस आदि जीवों में श्वसन किसके द्वारा होता है? हमारी ही तरह फेफड़ों द्वारा होता है, लंग्स द्वारा होता है। कौन सी पेशीय परत वक्ष गुहा को आधार है बेटा? वो, हाँ, वो मस्कुलर जो सिस्टम होता है उसी को हम कहते हैं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पढ़ा है हमने, त्वचा द्वारा होता है। चलिए, मछलियां जो है किसके द्वारा श्वास लेती है? किसके द्वारा लेते हैं बच्चों? क्लोम द्वारा, है ना? गिल्स द्वारा जो है, वो गिल्स जो है उनका श्वसन तंत्र है, यह श्वसन अंग कहलाता है। आठवां है, कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भागों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? उसे हम श्वास रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वास रंध्र या स्पायरेकल्स कहते हैं। चलिए अगला है 9वां, जीव की प्रत्येक कोशिका निम्न में से कौन कौन से कार्य को संपादित करने में भूमिका निभाती है? देखो, हमारी जो प्रत्येक कोशिकाएं हैं वो पोषण का कार्य भी करती हैं, है ना? डाइजेशन का कार्य, परिवहन का कार्य यानी कि जो सर्कुलेशन हमारे शरीर में होता है, ब्लड का फ्लो जो होता है वो भी कार्य करने में भूमिका निभाती है। जनन में, रिप्रोडक्शन में भी जो है हमारी कोशिकाएं कार्य करती है। तो ये सभी कार्य जो है हमारी कोशिकाएं क्या करती है? करती है। इन सभी कार्यों को करने की क्षमता जो है वे रखती है ना? चलिए अब 10वां है, पौधों की पत्तियों में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए क्या पाए जाते हैं बेटा? रंध्र पाए जाते हैं, है ना? स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो आप सबने, आई होप आज के आंसर सभी ने ठीक ठीक लिखे होंगे, सबको एकदम क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर। बेटा ये चैप्टर जो है हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, जो है इसके जो मेन पॉइंट्स है उसको एक और बार जरा रिकैप करेंगे और साथ साथ में इसकी जो प्रश्न उत्तर है उसको भी हम करेंगे। ठीक है, आप सभी जो है पढ़कर आइएगा। तो आज हमने जो जो पढ़ा है उसको जरा अच्छी तरह से आप रिवाइज करिएगा। बेहतर जीवन के लिए हमें श्वास की क्या जरूरत है, हमारे फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, कौन सा व्यायाम करना चाहिए, है ना? और हमारी अंतःश्वसित वायु में और उच्च श्वसित वायु में जो है कितने परसेंटेज जो है
ऑक्सीजन की मात्रा होती है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और फिर हमने पढ़ा जो अन्य जीव जंतुएं हैं उनमें जो है श्वसन कैसे होता है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।